हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया ड्रामा लेकर आ गई हूँ। ड्रामा बहुत ही प्यारा है। आई होप आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो ज़्यादा बकवास किए बगैर लेट्स स्टार्ट। तो कहानी की शुरुआत होती है मेघना से। मेघना एक क्लब पे डांस कर रही होती है और एक प्राइवेट क्लब था जहाँ पर बहुत सारे वीआईपी हुआ करते थे। जहाँ पर था इस ड्रामे का मेन लीड सेन भाई। सेन भाई को देखते हुए वो मन ही मन में बोले जा रहे होते। इसके भतीजे ने मुझसे ये बोला था कि इसका अंकल शहर का सबसे रिचेस्ट पर्सन है। अगर वो चाहे तो दुनिया को इधर से उधर कर सकता है और अगर इसके अंडर रह पाए तो हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ जीत सकते हैं। और वो नाच रही होती है और उसके बाद वो बोल रही थी, इसके भतीजे ने मुझे ये बोला था कि वो अपने अंकल के नाम पर सब कुछ हिला सकती है, तो मुझे इसके अंकल को ही पटाना है ताकि मैं इसके भतीजे को हरा सकूं, ऐसा वो बोलती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो शेन भाई होता है वो उसे देख रहा होता है, उसके पास जाती है और डांस करती है। उसके बाद वो उसे बोल रही होती है कि आप तो इस शहर के सबसे रिचेस्ट पर्सन हो, क्या आप मेरी 2-3 बातें सुनना चाहोगे, क्या आप मेरे साथ एक रात गुजारना चाहोगे, बोल के उसके साथ बहुत नज़दीक होती है और उसका बहुत करीब जाता है। उसके बाद वो बोलता है तुम भी उन्हीं की तरह हो जो हर बार शिनबई के व्यर्थ गाना चाहती है। गेट आउट बोल के वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पर बाकी लोग जो होते हैं वो मेघना को बोलते हैं कि तुमने क्या लगा तुम्हें कि सेन भी तुम पे इंटरेस्टेड होगा, वो भी एक कॉल गर्ल जैसी लड़की पे, यू आर जस्ट लाइक ए प्रोस्टिट्यूट बोल के वहाँ से चले जाते हैं। मेघना परेशान होती है और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जहाँ पर मेघना रोड की तरफ से जा रही होती है और वो बोल रही होती है, उसने समझ के क्या रखा है अपने आप को, कोई हीरो है, शक्ल भी इतनी खास अच्छा है नहीं, अगर पैसा ना होता ना तो दुनिया कोई भी उसे जानता भी ना। इतना रूड बंदा, मैंने इतनी मेहनत की इसको पढ़ाने के लिए, इसको सेड्यूस करने के लिए, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और मैंने कितने सारे नोवेल पढ़े ताकि मैं ये जान सकूं कि किसी रिच पर्सन को कैसे पढ़ाया जा सकता है, किसी रिच पर्सन का ध्यान कैसे अपने तरफ खींचा जा सकता है, ऐसा आप बोल रही होती है। और उसके बाद वो एक बुक निकालती है जहाँ पर एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है जीन और जो जियाओ है उनकी लव स्टोरी थी, जहाँ पर जियाओ एक फीमेल कैरेक्टर थी और जियाओ ने जेन नाम के पर्सन जो बहुत रिच था और बहुत रूड हुआ करता था उसका दिल जीता था। पहले तो जो जियाओ होती है वो जेन का दिल जीत नहीं पाई थी, लेकिन बाद में जो जियाओ है वो जेन को पूरी तरह से ध्यान खींच पाई थी और उसका दीवाना बना हुआ था। वो सोच रही होती है इतने सारे नोवेल पढ़ने का क्या फ़ायदा जब कुछ हो ही नहीं पाया, अच्छी बोल के और जा रही होती है। बहुत गुस्से में थी, टेंशन में थी, जिस बात की वजह से उसका ध्यान नहीं होता अपनी तरफ। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है, उसको ठोक देती है। ओ बेहोश होने वाली थी। वो सोचती है मैंने तो अभी कुछ देखा भी नहीं, मैंने तो शादी भी नहीं की, मैं तो इनफैक्ट वर्जिन हूँ, मरूंगी क्या ऐसे। और तभी वो देखती है कोई तो आता है उसके पास जो देखने में धुंधला धुंधला सा जो सेन भाई है उसके तरह ही लग रहा था और वहीं पर बेहोश हो जाती है। यानी ऐसे गाड़ी कोई और नहीं बल्कि सेन भाई का था। और उसके बाद उसे वो हॉस्पिटल के लिए लेके चला जाता है। हॉस्पिटल में सेन भाई मेघना का होश में आने का इंतजार कर रहा होता है और वहाँ पर उसकी दादी माँ आती है जो बहुत ज्यादा परेशान होती है। सेन भाई अपनी दादी माँ को बोलता है आपको आने की जरूरत थी नहीं दादी माँ, मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा। दादी माँ बोलती है मुझे देखना तो पड़ेगा ना, तुम्हें मैंने ब्लाइंड डेट पे भेजा था, एक तो तुम क्लब पे जाके टाइम पास कर रहे थे, चलो कोई बात नहीं, क्लब पे गई तो भी मैं जाने देती क्योंकि वहाँ पर कोई तो अच्छी लड़की होती, लेकिन तुम 30 साल के होने के बावजूद भी एक भी गर्लफ्रेंड ना बनाए, ऐसा कैसे हो सकता है। कभी कभी तो मुझे लगता है हमारी फैमिली का वारिस आगे बढ़ेगा ही नहीं, कभी तो सीरियस हुआ करो, मैं बुढ़े कब तक इस फैमिली को संभालूंगी, तेरी भतीजी भी कुछ काम की है नहीं और तेरे फैमिली में भी कौन है जो फैमिली को आगे बढ़ा पाएगा, तो तुझे सोचना पड़ेगा ना बेटा। तो उससे बेटर तो जेन नहीं, पता है जेन ने 30 साल की उम्र में सही लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को अपना लिया था और उसके बाद उससे ढेर सारा प्यार करता है और अभी तो उसके 2 बच्चे भी है और तो उसे इतना नहीं हो पा रहा। वो बोलता है जेन मतलब कौन दादी माँ, वो बोलती है वो नोबेल कैरेक्टर का जेन। वो बोलता है क्या आप भी नोवेल पढ़ती हो। ये सुनने के बाद दादी माँ बोलती है अब तू रियलिटी में तो कुछ कर नहीं पा रहा, तो मैंने सोचा किस तरह से लड़की को पढ़ाया जाता है, तो मुझे एक अच्छी फ्रेंड ने नोवेल रिकमेंड किया। पता है वो बंदा कितना अच्छा है और 30 साल तक अगर शादी नहीं करेगा ना उस टाइम पे हो सकता है कि तेरे बच्चे ही ना हो, इसीलिए तुझे शादी करनी पड़ेगी हमारे खानदान का वारिस आगे बढ़ाने के लिए। वो बोलते चुप करो दादी माँ प्लीज़, मेरी इज्जत का धज्जिया ना उड़ाओ, ना मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। और तभी हमें दिखाया जाता है जो जेन होता है
जो जेनबे होता है वो वहाँ पर देखता है मेघना उड़ चुकी थी। मेघना ये सब कुछ सुन रही होती है और तभी वो बोलता है तुम्हें जो चोट भी आई है उसका मैं ट्रीटमेंट करवा दूंगा, पैसे मैंने पे कर दिए, ये लो ब्लैक कार्ड कम्पनसेशन के रूप में बोल के वहाँ से जाने वाला होता है और तभी उसका हाथ पकड़ लेती है। मेघना बोलती है क्या तुम मुझे अभी भी छोड़ के जाने वाले हो हबी, बोल के रोने लग जाती है। वो बोलता है हबी, दादी माँ बोलती है हबी मतलब हस्बैंड। तभी वो बोलती है मुझे पता है तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो ट्राई कर रही हूँ ना तुम्हारी अच्छी बीवी बनने का, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। वो बोलता है क्या, दादी माँ तो खुश होने लग जाती है और उसके बाद मेघना जो होती है वो मनी मन में बोलने लगती है अगर मैं इतना नहीं करूँगी तो मैं तुम्हारी बीवी कैसे बनूंगी, हिम्मत कैसे, तुम्हारी भतीजी को ऐसा लगता है कि इतना कुछ करने के बाद वो मुझे नीचा दिखाएगी, हर किस नहीं। और हमें तभी पता चलता है शाओ जो हमारे शिंबे की भतीजी थी। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मेघना अपने बॉयफ्रेंड के पास गई हुई होती है हाओनान और शाओ दूसरे के साथ रोमांस कर रही होती है। उसका तो दिल टूट जाता है जब वो पूछती है सब कुछ क्यों किया, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तभी जो शाओ है वो बोलती है ये कौन है। तभी हाओनान बोलता है तुम प्रिंसेस, तुम आराम करो मुझे देखने दो। और वो बोलता है तुम जैसी लड़की कभी मेरे लायक थी ही नहीं और इतने सालों में तुमने मुझे कभी टच करने भी नहीं दिया। तुम्हें पता है ये शाओ कौन है, वो इतनी बड़ी फैमिली की बेटी है और वो उस कंपनी के डायरेक्टर है और उसका अंकल पता है कौन है। अगर पटा पाते हो एक काम करो, जाओ उसके अंकल को पटा लो और इसकी आंटी बन के आओ, तब मैं तुम्हें भाव दूँ, वरना तो नहीं। वो बोलते तुम्हें क्या बोल रहे हो, तुम्हें तो पता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनने के बाद हाओनान को जो मेघना थी ये बोलती है तो हाओनान बोलता है तुम जैसी लड़की मुझे प्यार करेगी, तुम जैसी लड़की मुझे कभी रिजर्व ही नहीं करती। साव आती है और वो बोलती है ऐसे तुझी सी लड़की को मुंह नहीं लगाते, गेट आउट फ्रॉम हियर। और तभी वो ये बोलने जा रहा होता है कि जब शेनबे जैसा इंसान अपनी भतीजी को इतना ज़्यादा स्पॉइल करके रख सकता है तो उसकी वो जो भतीजी है वो मुझे कितनी खुश रखेगी, मैं उस कंपनी में बहुत आगे तक जा सकता हूँ, तुमसे मुझे कोई फ़ायदा नहीं, गेट आउट फ्रॉम हियर बोलता है, उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। और जब भी वहाँ पर मेघना जब ये बोलती है कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ जो तुम्हें चाहिए, वो बोलता है एक काम करो, अगर तुम मुझे सब कुछ दे सकती हो तो जाओ और शाओ के अंकल को पटा के दिखाओ, उसके साथ शादी करके दिखाओ, उसकी बीवी बन के दिखाओ तो ये मानो, वरना नहीं। और अभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, फ्लैशबैक से दोबारा जब मेघना ये सब कुछ याद कर रही होती है और वो बोल रही होती है अगर तुम यहाँ पर मुझसे दूर चले गए तो मैं अपने मकसद पर कैसे कामयाब होंगी, मुझे अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसके अभी रिसेंट वाली गर्लफ्रेंड यानी कि तुम्हारी भतीजी से बदला लेना है। उन लोगों ने मुझे ये बोला था ना कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हें पटा नहीं सकती, मैं तुम्हें पटा के भी दिखाऊंगी, मैं तुम्हारी बीवी बन के भी दिखाऊंगी और तुम्हारी बीवी हक से बनकर उसको आंटी बुलवा के भी दिखाऊंगी, ऐसा वो बोलती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा शेनबे वो तो शौक में उसके बहुत करीब जाता है और वो बोलता है पता नहीं तुम कौन सा ट्रिक आजमा रहे हो, लेकिन बहुत तुच्छा सा ट्रिक है, ऐसे ट्रिक आजमा के मेरा ध्यान नहीं खींच सकती, नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर, ऐसा वो बोल के वहाँ से जाने वाला था। अब मेघना क्या करती है, वो जल्द से जल्द उसे हक करती है, बोलती है प्लीज़ मुझे अबाउंडन मत करो, मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, अगर तुम ना मिले तो मैं क्या करूँगी, प्लीज़ डोंट लेट मी गो, बोल के उसे हक करती है, रोने लग जाती है। अब दादी माँ और शेनबे दोनों शौक में आते हैं, ना बड़ा हादसा, दोनों के दिमाग में कुछ भी घुस नहीं रहा होता है। तभी दोनों चले जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर को पूछते हैं कि ये लड़की क्यों शेनबे को अभी बोले जा रही है। ये सुनने के बाद डॉक्टर बोलते हैं क्योंकि उनको DID हो गया है। DID माने कि मतलब डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, उनकी याददाश्त जा चुकी है, शायद वो अपने आप को किसी और के रूप में देख रही है। और मैंने उनके बैग में देखा था कोई तो नोबेल था जिसमें एक जाओ नाम की लड़की अपने हस्बैंड के प्यार के लिए तरसती है और बाद में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है, तो उसे लगता है यही वाली कैरेक्टर वो है और इसीलिए उसे ऐसा लगता है प्रेसिडेंट कि आप उसके हस्बैंड हो और आप उसे छोड़ना चाहते हो क्योंकि आप दोनों की शादी स्टार्टिंग में पैसों की वजह से हुई है। ये सुनने के बाद शेनबे बोलता है क्या, तभी वो बोलता है हाँ
और वो दादी माँ तो बहुत खुश होती है। वो बोलते हैं चलो शुक्र है, नोबेल के चक्कर में ही सही लेकिन मेरी बहू तो मिली मुझे। तभी वो बोलता है दादी माँ आप कुछ भी मत बोलिए। तभी जो दादी माँ होती है उसको डॉक्टर बोलते हैं हाँ मैम आपको ये सब कुछ कंटिन्यू करना पड़ेगा, इस टाइम पे हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ये भी नहीं पता कि उसकी आदत कब आने वाली है। तभी दादी माँ बोलती है तो आप बताओ एक्चुअल में हुआ क्या है। तभी डॉक्टर बोलते हैं शायद जब एक्सीडेंट होने वाला था उस टाइम पे उसके हाथ पे वो नोबेल बुक होगा जाजा और जेन की लव स्टोरी वाला, तो उसने उस नोबेल को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लिया है। इस बात की वजह से उसको ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर वही है और उसे ऐसा लगता है उसका हस्बैंड उसे छोड़ना चाहता है। इन रिटर्न वो लड़की उससे बहुत प्यार करती है। अब मैंने भी पढ़ा है क्योंकि ट्रीटमेंट के टाइम पे ये करना पड़ता है। और वो हंसता है और वो बोलता है अब आप लोग एक काम कीजिए, कुछ टाइम तक जब तक इसका इलाज कंप्लीट ना हो या ठीक ना हो जाए तब तक आप लोग उस माहौल में बने रहिए और प्रेसिडेंट आप उसके हस्बैंड होने का ड्रामा कीजिए। तभी दादी माँ बोलती है हाँ इसी बहाने से तुझे प्यार तो मिलेगा, तेरी लाइफ में कोई लड़की तो आएगी। फिर से शेन भाई उसे देखता है और बोलता है दादी माँ प्लीज़ आप मेरा पोपट मत बनाइए। तभी दादी माँ को डॉक्टर बोलते हैं हाँ मैम आपको ये करना पड़ेगा, आप लोग उसके सामने ये माहौल बनाइए कि हाँ वो वही जाओ जाओ है जिसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता है और हमारे पास अब इसके लिए कोई मेडिसिन है नहीं, बस याददाश्त वापस लाने के लिए धीरे धीरे काम करना पड़ेगा। सो बस प्रे कीजिए उसका याददाश्त जल्दी आ जाए, उसके लिए उससे बहुत प्यार से बात करनी है, कोई भी शॉकिंग बात नहीं करनी है। और ये सुनने के बाद दादी माँ शेनबी को बोलती है अब शुरू हो जाओ अच्छे हस्बैंड वाली ट्रेनिंग करने के लिए, इसी बहाने तुझे एक लड़की मिलेगी और इन फ्यूचर अगर तेरी अच्छी वाली शादी हो गई तो उस टाइम पे बहुत काम आएगा। तभी शेनबी बोलता है ऐसी कोई भी बकवास मैं नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूँ। तभी दादी माँ उसे बोलती है अरे रुको तो मेरी बात सुनो वरना तो तू जेल पे जाएगा, ये लड़की जेल कर केस करेगी तो प्रेसिडेंट का नाम खराब होगा बोल के उसके पीछे पीछे जा रही होती है। अब दोबारा दिखाया जाता है जहाँ पर जो मेघना होती है वो अपने आंखों में पानी डालने लगती है आई ड्रॉप के हेल्प से। और उस टाइम पे वहाँ पर जैसे शेनबी आता है, शेनबी को देख के वो बोलती है मैं अब कभी भी भाग के नहीं जाऊँगी, मैं आपको हर्ट नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो हबी। वो बोलता है एक बात मैं तुम्हारा हबी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कोई पतिवती नहीं हूँ, तो मुझे हबी हबी कहना बंद करो। तभी दादी माँ आती है बोलती है बेशर्म इंसान तुझे यही सिखाया है लड़कियों के साथ ऐसे बात करते हैं और वो भी वैसी लड़की के साथ जो बीमार है। और तभी वो ऐसे व्हील चेयर में होती है, उसके पैर में चोट थी ऑब्वियसली थोड़ा था। और तभी जो मेघना होती है वो बोलती है मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगी, मैं अच्छी बीबी होने के सारे धर्म निभाऊंगी, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। वो उसके बहुत करीब जाता है और वो बोलता है मुझे अच्छी तरह से पता है तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है, मेरी गाड़ी के सामने आना और ये सब कुछ मेमोरीलेस का ड्रामा तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि तुम मेरी बीवी बन सको। लेट मी टेल यू क्लियरली मेरा आसपास कोई नहीं आ सकता, मुझ जैसे इंसान को कोई इतनी इजीली बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तभी उसका हाथ जल से पकड़ते हैं, बोलती है आई डोंट नो तुम क्या बात कर रही हो, मुझे तो बस इतना पता है तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। वो जाने वाला होता है, दादी माँ बोलती है अगर इसे छोड़ के गया ना तो घर से निकाल दूंगी, शर्म नहीं आती, लड़कियों से कैसे बात करती हो वो भी नहीं पता तुझे, बेचारी कितनी प्यारी है कितनी भोली है, इतने प्यार से बात कर रही है, किस मिट्टी से बनाए तू, तेरा दिल नहीं पिघलता थी, एक तो तेरी वजह से एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ है और अभी भी। तो बोलता है हे भगवान कहाँ फंस गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब उसको ना चाहते हुए भी घर पे लेके जाना पड़ता है जहाँ पर ढेर सारे नौकर चाकर आके उन लोगों को ग्रीट करते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शेनबी को बोलती है क्या हम साथ में जा सकते हैं, मेरे पैर में बहुत दर्द है तो मैं चल तो नहीं पाऊंगी। तभी दादी माँ हंस रही होती है और उसे देखता है बहुत चिड़चिड़ा सा होता है। उसके बाद गाड़ी से बाहर निकलता है, चुपचाप निकल लेता है। तभी महीना मन ही मन में गालियाँ दे रही होती है, ये बोलती है कि बस शक्ल अच्छी है, बिहेवियर में घटिया सा आदमी, पता नहीं इतना ज़्यादा पैसा और पावर आने के बाद लोगों के दिमाग में कौन सा कीड़ा दौड़ता है जो कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। और वो बोलती है दादी माँ कोई बात नहीं मैं चली जाऊँगी एक ही पैर से भी। और उसके बाद वो एक पैर से जंप मारते 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 अंदर की तरफ जाती है। अंदर जितना ग्रैंड वाला इसका घर था वो देखे तो मेघना तो शौक में आती है। उसके बाद वो वहाँ पर जंप लगाने लगती है लेकिन एक ही पैर से, और जैसे एक छोटा सा पत्थर सा उसको लात मारने वाली थी वहाँ पर देखती है शेनबी को जो व्हील चेयर लेके उसके सामने खड़ा था।
ओ उसे देख रहा होता है। अब मैडम अभी जो नोटंगी कर रही थी बीमार होने का, पैर में चोट आने का, उस हिसाब से तो लग नहीं रहा था। उसके बाद वो फिर से अपना डिसबैलेंस दिखाने लगती है कि अरे मैं तो गिरने वाली थी। वो उसे पकड़ता है और थोड़ी देर तक ये दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। शेनबेई के लिए तो बहुत बड़ी बात थी, उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही होती है, लेकिन मेघना जो होती है जो करना चाहती थी उसमें कामयाब हो चुकी थी। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर असिस्टेंट आता है। असिस्टेंट के आने के बाद उसे छोड़ देता है। तभी मेघना जमीन में गिरती है। वो बोलती है क्या मैं इतनी नालायक हूँ, क्या मैं इतनी बैड हूँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो आप मुझे टच भी करना नहीं चाहते। वो बोलता है संभालो इसको, ये आफत की बुढ़िया को। वो जाने वाला था, वो तीसरी वाले सीढ़ी से सीधा फर्स्ट सीढ़ी में जाके गिरता है। मतलब उसका भी पूरी तरह से दिमाग खराब कर चुकी थी ये लड़की। और उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है और हमें देखा जाता है असिस्टेंट उसके पीछे पीछे चला जाता है। दादी माँ वहाँ पर आती है। दादी माँ ये सब कुछ देख रही थी। दादी माँ मन ही मन में सोचती है फाइनली कोई तो लड़की आई जो काफ़ी अमेजिंग है और इसके पास इतना कैपेसिटी है कि मेरे पोते के साथ डील कर सके, तो मुझे इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसा वो मन मन में सोचती है। बाद में पता चलता है दादी माँ को पहले ही आइडिया था कि ये लड़की यानी कि मेघना बेआदत जाने का ड्रामा कर रही है। अब हमें दिखाया जाता है उसे घर के अंदर लाया जाता है, रूम में रखा जाता है। मेड्स के सामने तो वो तो बहुत ज़्यादा नौटंकी कर रही होती है कि उसे बहुत बुरा लगा शेन के उसके अच्छी तरह से ना देखने से। और जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है उसके बाद जो मेघना थी वो नाचने लग जाती है, वहाँ पर बहुत खुश हो रही होती है। उसके बाद वो देखती है दादी माँ आ रही है, इसीलिए फिर से अपना एक्सप्रेशन बदल लेती है और वो दादी माँ को बोलती है दादी माँ आप टेंशन मत लो, मैं 1-2 दिन में यहाँ से निकल जाऊँगी। तभी दादी माँ बोलती है तुम जैसे लड़कियों का ट्रिक्स ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम्हें क्या लगता है इतनी इजीली हमें बेवकूफ़ बनाया जा सकता है? आई नो यू आर ओके, तुम्हारे हदस नहीं क्या है। वो तो बहुत डर जाती है और वो सोचती है हे भगवान पहले दिन ही मैं क्या जेल जाने वाली हूँ, मैंने इतना तो नहीं सोचा था ये लोग इतने स्मार्ट होंगे। और तभी जो दादी माँ थी वो बोलती है ये लो तुम्हारे पास जो भी है मुझे सब कुछ पता है। वहाँ पर वो फाइल देती है, उसके बारे में तो दादी माँ उसके साथ पुस्तक के बारे में ऑलरेडी पता करवा चुकी थी। वो बोलती है हमारी फैमिली वालों को बेवकूफ़ बनाना इतना ईजी है ही नहीं, लेकिन तुमने जो किया है उसमें मुझे तुम्हारा टैलेंट दिखा। मेरा पोता आज तक लाइफ में किसी लड़की को देखता भी नहीं था, उसे मजबूरी में तुम्हें रखना पड़ रहा है अपने घर में और वो भी अपनी बीवी बनाकर, तो दैट्स अ गुड थिंग। और मेरा पोता आज तक कभी किसी भी लड़की को उसने देखा नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम उसको सीरियस करो, अगर ऐसा नहीं कर पाई तो मैं चुपचाप जाके उसे सारा सच बता दूंगी, उसके बाद तो तुम्हें पता है होना क्या है। तभी जो मेघना थी उस याद करती है किस तरह से उसने रूडली उसे बोला था जो भी लोग मुझे हर्ट करते हैं, जो भी लोग मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं मैं उनको नहीं छोड़ता। वो डर जाती है और वो सोचने लग जाती है कि मैं इतने बड़े काम कैसे करूंगी। ना बोलती है दादी माँ आपको तो पता है ना प्रेसिडेंट मुझ पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, वो तो मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि मेरा याददाश्त क्या है, उस टाइम पे मैं कैसे उनको सजेस्ट कर सकती हूँ। वो बोलती है तुम एक लड़की हो और मुझे ये बताने की जरूरत है कि लड़कों को किस तरह से पटाया जा सकता है। इस उम्र में मेहनत कर रहे फिर भी वो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं, पता नहीं अपनी सड़ी हुई शक्ल दिखाते रहते हैं। दादी माँ मुझे तो क्या लगता है ना आपके पोते को इंटरेस्ट ही नहीं लड़कियों में। और तभी दादी माँ बोलती है ठीक है मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं कर पाओगी ना एक काम करती हूँ जाके मैं अपने पोते को बता ही देती हूँ तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्यों आई हो। वो बोलती है दादी माँ अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आप भी ना सीरियस ले लेते हो, आप इतनी उम्र क्यों, आपको नहीं पता लड़कियाँ इस एज में क्या क्या करती है, आपने भी तो किया होगा ना। डोंट वरी मैं हूँ ना, आपके पोते को आराम से सीड्यूस कर लूँगी, डोंट वरी मेरी स्किल पर आपको भरोसा होना चाहिए। ये सुनने के बाद दादी माँ बोलते हैं ये हुई ना बात। और उसके बाद वहाँ पर वो पोते ये सारे कपड़े मंगवाती है और वो बोलती है अब तुम्हारा काम शुरू होता है। अब उसके बाद वहाँ में दिखाया जाता है जो मेघना थी उसको वहाँ पर मेर्स आती है और उसके बाद उसे एक ही पैर से लंगड़ाते हुए अंदर की तरफ लेके चले जाते हैं ताकि उसको अच्छे वाले कपड़े पहना जा सके। मेघना को वहां से लेके चला जाता है और तभी दादी माँ को उसकी बंदी बोलती है आपको नहीं लगता है गलत है, अगर वो सारे पैसे और सब कुछ लेके चले गई तो क्या होगा। ऐसे सुनने के बाद दादी माँ बोलती है ऐसा नहीं होगा, वो इतनी बुरी भी नहीं लग रही और अगर ये सब कुछ करके अगर गलती से भी इनका फैमिली आगे बढ़ गया तो
क्या होगा सोचो, इस फैमिली को वारिस मिलेगा, तो मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं लग रहा। और ये सुनने के बाद वो हंसने लगती है। और अगले दिन में दिखाया जाता है जहाँ पर जो शेनवे होता है उसको उसका असिस्टेंट उस नोवेल का पूरा एक एक पन्ना पन्ना पढ़ के सुना रहा होता है, जहाँ पर जो जाओ होता है, जाओ जाओ, उसको जेन ने बहुत कुछ किया था। उसका प्यार पाने के लिए उसने पूरी दुनिया एक कर दी थी। जब से उसको उससे प्यार हुआ था, उसकी प्रॉपर्टी सब कुछ उसके नाम पे कर दिया था और वो तो सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार था। हे भगवान, ये सुनने के बाद तो शेन तो शॉक में। वो बोलता है आजकल के ज़माने में ऐसा कौन करता है, प्यार के लिए अपना प्रॉपर्टी पावर सब कुछ छोड़ देना, वो भी एक लड़की के लिए, इतना औरती थोड़ा है क्या। तभी जो असिस्टेंट था वो जिन को बोलता है बॉस, प्यार के लिए लोग कुछ भी कर लेते हैं, तो ये तो छोटी सी बात है। वो बोलता है पर कितना क्रिंजी है, एक लड़की के लिए उसने इतना कुछ किया। और वो लड़की थी स्कैमर, उसने बस स्टार्टिंग में उसे अप्रोच इसलिए किया था क्योंकि उसको पावर और पोजीशन चाहिए था, पैसा चाहिए था, और क्या गारंटी वो बाद में उसे छोड़ के ना जाएगी। वो बोलता है बॉस पर ये एक नोवेल है ना, नोवेल के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कौन सा है आपकी असली वाली बेबी है। वो बोलता है मुझसे सब कुछ नहीं होने वाला, इससे बेटर है मैं ना इस नोवेल वाले कैरेक्टर का गला दबाऊँ या फिर इसका दबाऊँ। मुझे लगता है इससे ज़्यादा दिमाग तो ये राइटर का है, इतनी उल्टी सीधी स्टोरी लिखी हुई है। तभी वहाँ पर जो मेघना होती है वो आवाज़ लगाती है शेनवे को हाँ भी बोलकर, और वो सीढ़ी से नीचे आ रही होती है। उसे जिस तरह से वो देखता है उसके बाद तो शौक में आता है क्योंकि मेघना बहुत ज्यादा प्रीति लग रही होती है। मेघना बहुत प्रीति लग रही होती है। दादी माँ बोलती है ये देखो ये कितनी प्यारी लग रही है। तभी जो जेन था वो बोलता है ऐसी भी कुछ खास लग नहीं रही है। तभी वो बोलती है अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं वो ट्राई करके आती हूँ जो आपको पसंद है, बताओ मुझे कि आपको कैसा मेकअप पसंद है लड़कियों में। वो बोलता है तुम कुछ भी करो मुझे तुम पसंद नहीं आने वाले हो, यू आर नथिंग टू मी। वो जाने वाला होता है। दादी माँ सोचती है चलो इसको थोड़ा मजा चखाया जाए। उसके बाद वो पैर आगे करती है और जो जेन होता है वो मेघना के साथ सोफे में गिर जाता है। दोनों काफी करीब आ जाते हैं। असिस्टेंट और दादी माँ दोनों इनके मजे लेने लगते हैं। जो मेघना होती है वो शेन को बोलती है तुम ठीक हो ना, और वो तो इतना शौक में आता है। वो इतने करीब, कोई भी लड़की इसके इतने करीब थी ही नहीं, उसके लिए सब कुछ नया नया था। वो तो घबरा जाता है। वो उठने वाला था, वो उठ नहीं पाता। वो याद करता है कितनी बार उसे परेशान कर रही है। वो सीधा उसका गला पकड़ने वाला था। वो उसके हाथ को पकड़ती है और बोलते चोट तो नहीं लगी ना, और उसके बाद उसे फूक फूक ऐसे हवा देने लगती है और उसके बाद वो उसको किस भी कर देती है हाथ पे। वो तो बहुत नर्वस होता है। उसके बाद वो उठता है और वो बोलता है लेट मी टेल यू क्लियरली गेट आउट फ्रॉम हियर, मेरे आसपास आना बंद करो, मेरा सर खाना बंद करो। तभी वो बोलती है क्या तुम मुझसे इतना नफरत करती हो जो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरी क्या गलती है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। वो बोलता है मगरमच्छ वाले आंसू मेरे सामने नहीं बहेंगे। वो जाने वाला होता है। तभी वो बोलते है अरे रुको, तो वो गिर जाती है वो जमीन में। दादी माँ बोलती है पता नहीं किस मिट्टी का बना है जो ऐसी प्यारी सी लड़की को रिजेक्ट कर रहा है, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, मुझे तुझे अपने पौधा कहने में शर्म आ रही है बोल के डांटने लग जाती है। तभी जो शेन था वो बोलता है दादी माँ को नहीं पता ये लड़की कैसी है। तभी दादी माँ बोलती है इसको काम पे रखना पड़ेगा, इसको ऑफिस पे लेके जाओ, कोई भी पोजीशन दे दो। ये सुनने के बाद जो दादी माँ थी उसको शेन बोलता है दादी माँ आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, कोई ऐसी लड़की जो कल ही मिली हमें, उस लड़की को मैं कंपनी में काम दूँ। वो बोलती है मैं यहाँ पर अकेले रह के क्या करूँगी, कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, आप मुझे एक क्लीनर का काम दोगी तो भी चलेगा। तभी दादी माँ बोलती है ये तुम्हारी पार्टनर है और एक क्लीनर का काम क्यों करेगी, कंपनी में जाओ और उसको एक एमडी पोजीशन दो। याद आता है उससे जो उसके बॉयफ्रेंड ने बोला था कि जो शाओ है उसने अपने बॉयफ्रेंड से हाओनान को एमडी का पोजीशन देने का वादा किया था। वो बोलते नहीं नहीं दादी माँ वो पोजीशन में नहीं ले सकती। तभी असिस्टेंट बोलता है हाँ मैम वो पोजीशन नहीं दे सकती क्योंकि हमने कंपनी में किसी और को अपॉइंट कर दिया है उस बात के लिए। दादी माँ बोलती किसको, तभी बोलता है पता नहीं किसको, लेकिन मिस साओ लेके आई थी उस बंदे को, शायद उसका जान पहचान का होगा। दादी माँ बोलती है उस बेवकूफ़ के कहने पर तुम लोगों ने एक एमडी चेंज किया, तुम लोगों को शर्म नहीं आती, एक बार डिस्कस करना भी नहीं सही नहीं समझा। ये सुनने की मेघना थी वो बोलती है दादी माँ आप लोग मेरी वजह से लड़ाई मत करो, कोई बात नहीं इट्स ओके। और तभी वो बोलते हैं ये लड़की कंपनी में जाके काम करेगी और मेरा फाइनल डिसीजन है। तभी जो शेन था वो बोलता है फाइन, और उसके बाद वो जाने वाली होती है। वो बोलता है
तुम मेरे साथ रह सकते हो मेरे घर पे। वो बोलते हैं ओ तो बताओ क्या करना है। तभी वो बोलता है एक ही काम करना है, तुम्हें रोना नहीं है क्योंकि मुझे रोन लड़कियाँ पसंद नहीं। वो बोलते हैं ठीक है। जैसे वो पीछे जा रहा होता है, उसके पीछे पीछे वो जा रही थी और रुक गया, उसके नाक पे चोट आ गया, मतलब टकरा गई। वो ऐसे पकड़ती है और तभी वो बोलता है अरे ओके, ऐसे पीछे देखता है क्योंकि उसे लगा सच में उसकी फेस पे चोट आई है। वो सीधा उसका हाथ पकड़ती है। फिर से इस बार इसके दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। और तभी मेघना बोलती है क्या मैं आपके साथ जा सकती हूँ। वो बोलता है सबसे पहले तो मुझसे दूर रहा करो और कंपनी में जहाँ तक ले जाने का काम है वो मैं करवा दूंगा। उसके बाद वो बोलती है तो क्या आप मुझे वहाँ पर भी लेके जाओगे जहाँ पर आपकी भतीजी का बर्थडे है। उससे ना चाहते हुए ओके बोलना पड़ता है। और सीन को यहीं पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो गुस्से में गया, मतलब थोड़ा इरिटेट होते हुए वहाँ से निकल लेता है। उसके बाद दादी माँ बोलती है वेल डन माय गर्ल। तभी दादी माँ बोलती है दादी माँ पर आपका ये जो पोता है इतना खतरनाक क्यों है, इतना रूड क्यों है, क्या इसका कभी दिल टूटा है या फिर बचपन में सोते सोते बेड से नीचे गिर गया था जो सीधा सर के बल गिरा है। इतना कॉम्प्लिकेटेड इंसान मैंने लाइफ में नहीं देखा जितना ये बनता है। ऐसा बोलती है। दादी माँ बोलती है तुम्हें जो काम दिया है मैंने काफी खतरनाक है बेटा, ऐसे तो तुमसे नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाए तो अभी देख लो, वापस जा सकती हो, मैं किसी और को हायर करूंगी। वो बोलती है दादी माँ मैंने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। डोंट वरी, आप मेरे साथ हो तो मैं आपके पोते को पटा ही लूंगी। ऐसा वो बोल लेती है। सीन को यहीं पर काट दिया जाता है जहाँ पर हाउनान की कंपनी के एमडी होने पर सब लोग कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। वहीं पर शाओ भी होती है और शाओ को हाउनान को एजेंट अपना बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस कर रही थी क्योंकि यहाँ पर शाओ को सब जानते थे। इसी बात की वजह से सब लोग वहाँ पर खुश थे। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एंट्री लेती है हमारी बंदी और हमें ये दिखाया जाता है जब मेघना वहाँ पर आती है और बोलती है मैं इसको कभी भी इस कंपनी का एमडी मानने वाली हूँ नहीं। और वो वहाँ पर स्टाइल से एंट्री लेती है। हाउनान बोलता है ये देखो ये लड़की मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ पहुँची है। शेम्स बादशाह बोलती है शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बोला था लास्ट टाइम मत आओ। हाँ इन दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका था तो तुम क्या साइको एक्स की तरह मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी हो। ये सुनने के बाद जो शाओ थी उसको मेघना बोलते हैं किसने बोला मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी हूँ, आई डोंट वांट हिम एज ए कंपनी एमडी, सो मैं मना कर रही हूँ। वो बोलते हैं किस हक से। तभी मेघना बोलते हैं इस कंपनी के डायरेक्टर होने के हक से। वो बोलते हैं डायरेक्टर पागल हो गई हो, नशा करके आई हो। और उसके बाद उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है भागो यहाँ से। और तभी जो मेघना थी वो जो उसके जोर का तमाचा लगाती है और तभी वहाँ पर शाओ से रोकने वाली शाओ को भी वो जोर का तमाचा लगाती है और बोलती है शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को पता नहीं है कंपनी के डायरेक्टर से कैसे बात किया जाता है। वेल तुम दोनों को थोड़ी पता होगा और हाँ शाओ तुम्हें थोड़ी पता है, तुम तो बस इस कंपनी अंकल को ये रिश्ता अपने साथ होने का फायदा उठाकर सबके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती हो ना। तो तुम्हें तो सबक सिखानी पड़ेगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा। यू डोंट नो हाउ टू डील विथ अदर्स राइट, तुम्हें तो शर्माया बची ही नहीं है। ऐसा वो बोलती है। तभी वो बोलती है तुम यहाँ पर मेरे अंकल का नाम लेकर मुझे नहीं डांट सकती। और तभी वो बोलती है नहीं मैं डांट सकती हूँ आराम से। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मेघना होती है वो जाती है और उसके बाद वो चेयर में बैठती है और बोलती है तुम लोगों को अपनी चेहरे दिखानी पड़ेगी। उसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ा जो पोस्टर था वो गिरता है जहाँ पर कंग्रेचुलेशन टू न्यू डायरेक्टर मेघना लिखा हुआ था। सब लोग शॉक में, सबको समझ में आता है कि ये तो कंपनी के डायरेक्टर है। लेकिन अब शाह को समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे हो सकता है, मतलब ये लड़की कैसे हो सकती है कंपनी की डायरेक्टर, मैं हूँ ना कंपनी प्रेसिडेंट की भतीजी। तो और तभी शाह बोलती है तो क्यों नहीं हो सकती। तभी वो बोल रही होती है क्योंकि मेरा और तुम्हारे अंकल का अच्छा रिश्ता है, तुम दोनों ने तो मुझे सजेशन दिया हुआ था ना कि जाओ अपने अंकल को पटाओ, तो मैंने पटा लिया, अब हम दोनों कपल है। ये सुनने के बाद जब शाह थी वो तो शौक में हाउनान बोले जा रहा होता है कोई मजाक है, कोई हलवा है इस कंपनी के प्रेसिडेंट को पटाना, वो भी 2 दिन के अंदर, पक्का ये सस्ता नशा करके आई होगी। शाह अपने फ़ोन से ऐसी फोटो दिखाती है जहाँ पर जो
शेन भी था, वो काफी कूल लग रहा था, लेकिन हाँ बाथरूम में था। वो बोलती है अभी भी कुछ बताना बचा है, सब लोग देख रहे होते। तभी जो मेघना थी उसको शाह बोल रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम दोनों का अच्छा रिश्ता कैसे हो सकता है, अंकल इतने क्लोज नहीं है किसी के साथ, अंकल कभी इतनी एक्सप्रेसिव है भी नहीं। तभी शाह बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और तभी हमें दिखाया जाता है जो मेघना थी वो बोलते क्यों नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे अंकल के बहुत क्लोज हूँ। अब इसके अलावा कुछ और दिखाऊंगी तो यहाँ पर विवाद हो जाएगा, रहने दो ना। अब तुम मेरे रिश्ते में आ चुकी हो, रिश्तेदारी मेरी बढ़ चुकी हो। बोला था तुम दोनों ने जाके अंकल को पटा लो, तो मैंने पटा लिया, मैं उसकी होने वाली वाइफ हूँ। सो यू जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। तभी वहाँ पर आता है हमारा शेन। शेन बोलता है यहाँ पर मेरी तारीफें कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रही। शेन को देखने के बाद अब शाह जो थी वो भी शौक में और मेघना भी शौक में। मेघना मन ही मन में बोले और जा रही होती है ये इस पार्टी में क्यों आया, अगर ये आया तो मैं तो गई। दादी मैंने बोला था कि वो नहीं आने वाला, मैं यहाँ पर अच्छी खासा अपना इंप्रेशन बना रही थी, अब तो मेरा पोपट होना बचा है, ऐसा वो सोच रही होती है। बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि अभी जो बड़ी बड़ी फेंक रही थी उनमें से 90% बातें तो झूठी जाती है। शेन के पास शेन को बोलती है अभी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन लंगड़ाते हुए जाती है। जैसे उसका हाथ पकड़ती है तभी जो शेन था वो बोलता है तुम्हारा वो वाला पैर खराब था, ये वाला नहीं। वो फिर से पोजीशन चेंज करती है और वो बोलती है अभी तुमने तो बोला नहीं था यहाँ पर आओगी, लेकिन मैं समझ सकती हूँ, मैं कंपनी के डायरेक्टर बन गई ना तो मुझे कंग्रेचुलेट करने के लिए मेरी पार्टी में आए होगे। हाँ इतना प्यार करते हो मुझसे। ये देख के तो शाह का तो दिमाग खराब होता है, वो बोलने जा रहे होते ये सब कुछ क्या चल रहा है। और हावनान भी शौक में ही था। और तभी जो शाह थी वो कुछ पूछती उससे पहले मेघना बोलती है दादी माँ हमसे मिलना चाहती है, चलो बेबी चलो चलो बोल के वहाँ से जो शेन है उसको लेके चली जाती है। असिस्टेंट को जो शाह थी वो रोकती है और बोलती है चल क्या रहा है, ये कौन है जो अभी अंकल के साथ लिपट रही है। जहाँ तक मुझे याद है मुझे तो ये बताया गया था अंकल कभी किसी लड़की पे इंटरेस्टेड होते ही नहीं है। तभी वो बोलता है ये आपकी आंटी है, आपकी दादी माँ ने इसको चूज किया है आपके अंकल के लिए। वो बोलते हैं क्या, तभी वो बोलते हैं हाँ। तभी वो बोलते हैं क्या अंकल उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि आपको दिख के क्या लग रहा है, आप प्रेसिडेंट ऐसे इंसान है जो कोई अरे गहरे लड़की को अपने आसपास आने भी देंगे, ऑब्वियसली ये कर देंगे, इससे दोनों का रिश्ता कन्फर्म्ड है और दोनों बहुत जल्द शादी भी करने वाले। ये सुनने की बात तो शाह का पूरी तरह से दिमाग खराब बताया। नाना के बोलता है बेबी ये क्या बोल रही है, मैं एमडी क्यों नहीं बन सकता। वो बोलती है पहले तो मुझे इसको इस घर से निकालना। के बाद हमें दिखाया जाता है अब नेक्स्ट डे, जहाँ पर मीना जो होती है पहले तो वो रेस्टोरेंट से ढेर सारा खाना ऑर्डर करती है, ऑफिस में घुस जाती है। ऑफिस में घुसने के बाद वो सब कुछ टिफिन में पैक करती है, ऐसा दिखाने के लिए कि वही बना के लेके आई है बड़े प्यार से। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अंदर की तरफ चली जाती है। सब लोग बातें कर रहे होते हैं इतनी प्रीटी है। नो डाउट दादी माँ को क्यों पसंद आई प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन एक लड़की इस बात से खुश नहीं लग रही थी। जो हम जान सकते हैं कि इस ड्रामे में मेल लीड को परस्यू करने वाली, मेल लीड के पीछे पागल होने वाली लड़की में से एक थी। अंदर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है आप जो शेन होता है अपने असिस्टेंट को बोलता है कुछ पता चला इसके बारे में। वो बोलता है नहीं बॉस, वो मन ही मन में सोच रहा होता है, अब पता करने देती है आपकी दादी माँ तो पता चलता है ना, सारा इन्फॉर्मेशन तो वो डिस्क्लोज करके रखी हुई है। और उसके बाद वो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं मान ही नहीं सकता कि इसकी याददाश्त गई है, इतने जोर से भी गाड़ी नहीं लगी थी। और दूसरी बात वो गाड़ी के सामने खुद आई थी, मैंने नहीं मारा था। और उसके बाद वो बोल रहा होता है मन ही मन में कि मैं कौन सी मुसीबत में फंस गया। तभी वहाँ पर पहुँचती है मेघना बोलती है अभी मैं आ गई। और तभी वो चुप होता है और वो बोलता है क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ये सुनने के बाद मेघना बोलती है मैं तो आपके लिए खाना लेके आई थी, जैसे ये देखो आपके लिए मैंने हार्ट शेप ऑमलेट भी बनाया हुआ है, बोल के वो हार्ट शेप वाला ऑमलेट देती है और वो हार्ट टू हार्ट वाला रिएक्शन देती है। वो बोलता है ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करना बंद करो, मुझे पसंद नहीं। तभी वो ऐसे फिर से रोंदू सी शक्ल बनाती है, वो उसे देखता है और रो ही रही थी। तभी वो बोलता है अरे मैंने कितनी बार बोला है ये रोंदू वाली शक्ल मुझे पसंद नहीं, सारा बेन स्टॉप इट।
ये सुनने के बाद वो चुप हो जाता है। फिर से मेघना रोने लगती है, बोलते हैं कि आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते ना, यू हेट मी राइट। वो बोलता है चुप करो मेरी माँ, अच्छा ठीक है मुझे खिला दो खाना, ठीक है तो तुम्हें यकीन आ जाएगी मैं नहीं करता तुम्हें हेट। उसके बाद वो उसे खाना खिलाने वाला होता है, वाली होती है, तभी उसे कॉल आता है। उसके बाद वो बोलती है मुझे बहुत अर्जेंट कॉल आया तो आई नीड टू गो। वो बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वो बोलते कोई बात नहीं मैं चली जाऊंगी। अभी तो मैडम का पैर दर्द था, अभी ऐसे चली गई जैसे कि कोई खरगोश हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब जहाँ पर वो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए गई थी, वो तो चिल्ला जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका क्या क्या मिला है। तभी उसके दोस्त बोलते हैं तुम्हें पता है ओ शेन कैसा इंसान है, अगर उसे सच पता चलेगा तो तुम तो गई। तभी जो मेघना थी वो बोलते तुम टेंशन मत लो ना, उसकी खुद की दादी ने बोला है मुझे सब कुछ करने के लिए, तो तुम टेंशन काहे ले रहे हो। ये सुनने के बाद वो बोलते वो सब कुछ तो ठीक है, एक बात बताओ प्रोग्रेस कितना हुआ। वो बोलते घंटा प्रोग्रेस, कुछ नहीं हो पा रहा। पता है कितना बड़ा रूड इंसान है, शक्ल अच्छी बाकी कुछ नहीं, एरोगेंस तो ऐसे फेंक के मारता है जैसे कि मुझे चाटा पड़े। और वो बोलती है तो क्या, वो बोलते हैं कुछ नहीं, मुझे कुछ टाइम तक ऐसा कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपने एक्स के सामने बिल्कुल भी नहीं झुकना, मुझे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करना पड़ेगा। तब ये बोलते हैं वो सब कुछ छोड़ो, एक्चुअली मैं यहाँ पर तुम्हें किसी को मिलाने के लिए लेके आई थी। वो बोलते हैं कौन। तभी वहाँ पर आता है एक और कैरेक्टर, मतलब इस ड्रामे का सेकंड मेन लीड बोल सकते हैं, मतलब थर्ड मेन लीड बोल सकते हैं। सेकंड मेन लीड तो उसका एक्स हुआ, तो ये इसका क्लास स्कूल में सीनियर हुआ करता था, लेकिन इस बंदी को मेघना को कुछ ज़्यादा याद, लेकिन इसके बाद उसे ऐसा लग रहा था ये उसे लाइक करता होगा। और तभी ये लोग बात करने लग जाती है। हमें पैरेलल दिखाया जाता है लेट नाइट तक, क्योंकि मेघना घर पे नहीं आई थी, दादी माँ कल करती है और वो बोलती है उसका तो याददाश्त भी गया हुआ है और पता नहीं कहाँ पर है। ऐसा भी हो सकता है कि रास्ते में आते आते उसे याद ही ना रहा हो कहाँ से निकली थी, तो जाओ जल्दी उसे ढूंढ के आओ। और तभी जो शेन होता है वो उस टिफिन के डिब्बे देखता है जिससे उसने सब कुछ खा लिया था, मतलब उसे पसंद आया था खाना। और उसके बाद उसे मेघना याद आती है, उसकी क्यूट क्यूट हरकतें, जो हाँ वो इरिटेट भी हो रहा था लेकिन हाँ उससे फ़र्क उसे बहुत पड़ा था। वो सोचता है पता नहीं कहाँ पर होगी, डर जाता है, इसी बात की वजह से उसे ढूंढने के लिए निकल लेता है। अब हमें दिखाया जाता है जो मेघना थी वो घबराई हुई मेघना थी वो अपने सीनियर के साथ होती है, दोनों बात कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर पहुँचता है शेन। शेन बोलता है कौन है ये सुनने के बाद अब ये गई, वो सोचती है भगवान में कहाँ फंस गई। वो बोलती है एक्चुअली मैं घर जाने वाली थी लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, तो एक अच्छे इंसान थे, जेंटलमैन थे, इनसे मैं पैसे बोरो कर रही थी। बोलता है अच्छा। तभी जो मेघना थी वो अपने सीनियर की तरफ देख के इशारा करती है कि प्लीज़ हेल्प कर दो। वो बोलता है हाँ, उनको याद नहीं कि उनका घर किस एरिया से पड़ता है, तो मैं बस हेल्प कर रहा था और कुछ पैसे दे रहा था। ये सुनने के बाद वो ओके बोलता है। उसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ा। हमारा जल कुकड़ा जब उसका दोस्त हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था तो हैंडशेक भी नहीं करता और वो बोलता है मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। उसके बाद मेघना को लेके गाड़ी में रखता है और वो बोलता है तुम्हें पता है लेट नाइट को बाहर निकाला कितना डेंजरस है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। घर पे जाने के बाद दिखाया जाता है मेघना उसके पीछे पीछे होती है और तभी दिखाया जाता है जो शेन था उसे डांटे जा रहे होते हैं कि इतने मिडिल नाइट को घर से बाहर निकलना कितना रिस्की है, तुम्हें पता है दादी माँ कितने डर गई थी। तो सुनने के बाद वो बोलती है आई नो मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की, दोबारा कभी भी नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ बोल के वो ऐसे फिर से रोन दूसरी शक्ल बनाती आंखों से आंसू निकालने ही वाली थी। और हमें दिखाया जाता है दादी माँ और उसकी मेड देख रही होती है। दादी माँ को मेड बोलती है मैडम आपको लगता है ये सब कुछ करना सही है, मास्टर को आप बहुत बेवकूफ़ बना रहे हैं और मास्टर के ऊपर ये ट्रिक काम भी तो नहीं कर रहा। ये सुनने के बाद दादी माँ बोलते हैं मैं उसकी दादी माँ हूँ और मुझे अच्छी तरह से बताइए ये ट्रिक बहुत काम कर रहा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मेघना थी वो जो रुंदू शक्ल बनाई थी। शेन बोलता है तुम्हें क्या लगता है हर बार ये ट्रिक काम करेगा। वो बोलते नहीं नहीं, मनी मन में बोलते क्योंकि मैंने एक और ट्रिक रेडी किया हुआ है तुम्हें फंसाने के लिए। उसके बाद वो बोलती है नहीं मैं तो बस आपसे बात करना चाहती थी, मैं घर से बाहर इसलिए गई थी क्योंकि मुझे पता चला आपका बर्थडे आने वाला है कुछ दिनों में। उसके बाद वो अपने बैग से दो प्यारे से डॉल निकालती है और बोलती है मुझे लगा आपको ये डॉल पसंद आएंगे, देखो कितने प्यारे दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुश लग रहे हैं, काश हम दोनों भी एक दूसरे के साथ खुश होते तो कितना अच्छा होता ना। ऐसा वो बोलती है और वो उसे देती है।
जो शेन होता है वो धीरे से उसे देखता है, लेकिन बड़ा गुस्से में था। वो बोल रहा होता है इतने मिडिल नाइट को किसी स्ट्रेंजर से बात करना, किसी स्ट्रेंजर से हेल्प लेना, इनफैक्ट वो तुम्हें उस चैट में ऐड करने के बारे में भी बात कर रहा था। कितना डेंजरस है, तुम्हें आइडिया भी नहीं, तुम हर बार मुसीबत क्रिएट करती रहती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं ओरिजिनल तुम्हारे लिए, या फिर तुम्हें अच्छा लग रहा है मेरा ध्यान खींच के? वो बोलते हैं आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, आपको पसंद नहीं आया तो ये यहाँ पर रखती हूँ, मैं चली जाती हूँ, मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूँगी और मैं कल ही यहाँ से चली जाऊँगी। आपको इतना प्रॉब्लम है मुझे यहाँ पर रखने से, बोल के और रोते हुए निकल लेती है। बेचारा कहीं ना कहीं उसे बुरा लग रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा डांटा किसी को नहीं था, लेकिन उसके डांटने में प्यार था, वो कौन समझे। दादी माँ आती है और बोलती है इतने अंधेरे रात को किसी लड़की को डांट रहे हो, कितने बेवकूफ़ इंसान हो। और उस टाइम पे वो लड़की कुछ याद भी नहीं कर पा रही है, उसको मेमोरी लॉस है, तुम भूल क्यों जाते हो? ऐसे कौन बात करता है? मैंने तो तुम्हें संस्कार नहीं दिए, बल्कि दादी माँ तो संस्कारों के पाठ पढ़ाने लगती है। और तभी शेन बोलता है दादी माँ आपको पता है ना अभी क्या हो सकता था? वो बोलती है तो क्या, वो लड़की है और तुम एक लड़के हो, तुम्हें नहीं पता किस तरह से बातें किया जा सकता है, आप जाओ उसे मनाओ। वो बोलते हैं पर दादी माँ मैं क्यों करूँगा? वो बोलते वो याद कर रही है तुम्हारा बर्थडे, तुम्हारे बर्थडे के लिए गिफ्ट लेने के लिए गई थी, बेचारे के पास पैसे भी नहीं होंगे, पता नहीं कितना महंगा लेके आई होगी। छोड़ो, महंगा और सस्ता फर्क नहीं पड़ता, बस गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। वो इतना ओरिजिनल और तुम एक बीमार लड़की के साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे हो, सी मानियो। तभी शेन जो होता है वो परेशान होता है। उसके बाद उठ के वहाँ से जाने के लिए निकल लेता में दिखाया जाता है। शेन अंदर जाता है और मेघना यही तो वेट कर रही थी, जैसे उसे आइडिया लगा वो आने वाला है, वो अपनी आंखों में फिर से पानी डालती है, ग्लिसरीन डालती है, ताकि वो रोने का ड्रामा कर पाए सक्सेसफुली। वो अंदर जाता है और सूटकेस निकाल के बाहर आ रही होती है। शेन बोलता है इतनी रात को कहाँ पर जा रहे हो? ये सुनने के बाद मेघना बोलती है आपको यहाँ पर मेरा रहना पसंद नहीं ना, और मैं किसी को हार्ट नहीं कर सकती, ना ही किसी को परेशान कर सकती, मेरे वजह से कोई ना लड़े, मैं बस इतना चाहती हूँ, सो आई नीड टू गो। वो बोलता है कहीं नहीं जा रहे तुम यहाँ पर इतनी रात को? वो बोलती है नहीं नहीं मुझे मत रोकिए। वो उससे बोलता है अच्छा ओके सॉरी। वो बोलता है क्या? तभी वो बोलता है हाँ मैंने ज़्यादा रिएक्ट किया, मुझे तुम्हें डांटना नहीं चाहिए, आई एम सॉरी। वो बोलती है अपने सर अपने पास रखो। उसके बाद वो आके जाती है। शेन सोचता है ये बेवकूफ़ लड़की, इसको एक तो मैंने सॉरी बोला और मुझे ऐसे बात करी। वो बोलते हैं आपको तो अच्छे से सॉरी बोला भी नहीं आता, आपने जानबूझ के मुझे डांटा। और उसके बाद और तभी शेन होता है वो वापस लौटने वाला होता है, तभी दादी माँ उसे इशारा करती है उससे प्रेज करो, उसे सॉरी बोलो ढंग से। उसके बाद वो चली जाती है। उसके बाद जो शेन होता है उसके सर पे हाथ रखता है और बोलता है ओके आई एम सॉरी, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा और तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, चलो मेरा नंबर रखो। वो बोलती है आपका नंबर मैं क्या करूँगी? वो बोलता है अगर दोबारा प्रॉब्लम हो, अगर कहीं खो गए तो मुझे कॉल करना है। उसके बाद वो नंबर सेव करती है और वो बोलती है मैं किस नाम से सेव करूँ? मैं डियर हबी बोल के वो हबी वाला नाम सेव करती है। वो तो स्माइल करता है, बाद में वो दिखाता नहीं कि वो स्माइल कर रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो शेन था वो उसके बैंक अकाउंट पे 5 मिलियन ट्रांसफर करता है। वो बोलती है इतना पैसा मैं क्या करूँगी? तभी वो बोलता है ताकि तुम दोबारा किसी स्ट्रेंजर से मिलकर उनसे पैसों की भीख ना मांगो, क्योंकि लोग इतने अच्छे नहीं होते जितने दिखाते हैं, लोग तुम्हारा फ़ायदा भी उठा सकते हैं, ठीक है? वो बोलती है आप कितने अच्छे। उसके बाद उसका हाथ पकड़ के थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलने लगती है। वो खुश होती है। शेन को मेघना इतनी प्यारी खुश लगते हुए अच्छी लग रही थी। वो बोलती है आपने मेरी इतनी मदद की तो मैं आपके लिए खाना रेडी करती हूँ, चलो खाने के लिए। अब बोल के वो चली जाती है। शेन हंसता है और वो बोलता है ऐसे बंदी बुरी नहीं है, प्यारी है, ऐसा वो सोचता है। मेघना वहाँ पर सब कुछ रेडी कर रही होती है, तभी उसके फ़ोन में किसी शायरू नाम के लड़की का फ़ोन आता है। रू का फ़ोन आने की वजह से वो देखती है बड़े प्यार से वो नंबर, उसे याद आता है ये तो उसकी स्कूल टाइम की एक फ्रेंड थी जो उसे बहुत बुली करती थी। उसे लगा इस दिन लेट नाइट को कॉल किए, मतलब ऑब्वियसली दाल में कुछ काला है। वो फ़ोन को रिसीव करती है। वो लड़की जो रू थी वो बोल रही होती है कि क्या तुम हमारे कॉलेज रियूनियन में आ सकती हो? तभी वो बोलते हैं नहीं नहीं वो नहीं आ सकती, वो थोड़ा बिजी है। ये सुन के तो वो बोलती है रुकी ये तुम कौन हो? तभी मेघना बोलते हैं मैं कौन हूँ? इतने लेट नाइट को किसी के फ़ोन उठा रही है कोई लड़की, ऑब्वियसली उसके क्लोज होगी ना, इतनी भी आपको आइडिया नहीं है आप कौन हो, प्लीज़ फ़ोन रखो, वो थोड़ा बिजी है, अभी साव ले रहे और हमें नींद भी आ रही है, लेट अस स्लीप बोल के वो तो फ़ोन को काट देती है। उसके बाद वहाँ पर आता है हमारा बंदा। वो
मन ही मन में सोचती है, ये भगवान कहीं से देख तो नहीं लिया। वो बताए क्या कर रही थी मेरे फ़ोन के साथ। वो बोलती है कुछ नहीं, किसी का तो फ़ोन आया हुआ था, कोई रू नाम की लड़की, वो बोल रही थी कॉलेज यूनियन में आना है। वो आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? वो बोलता है तुमसे मतलब? वो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी, क्योंकि अभी थोड़ा प्यार से बात कर रही थी ना। और एजेंट गर्ल मैं भी समझ सकती हूँ कि किसी से भी हम ऐसे प्यार से बात नहीं कर सकते जब तक वो आपका क्लोज ना हो। बंदी की बातें कुछ और थी और उसकी आंखें पूरी तरह से शेन की बॉडी को निहार रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो कि वो शेन को बोलती है अगर आप किसी और को प्यार करते हो तो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। वो बोलता है चुपचाप अपना काम करो, कम से कम रखो, ऐसा वो बोलता है। अब तभी हमें दिखाया जाता है जैसे वहाँ से वो चला गया। अब मैं एकदम मन ही मन में सोचती है अगर रू ये वही लड़की है जिसका मैं सोच रही तो कसम से मैं तो गई, कम से मुझे इसको रोकना पड़ेगा। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर नेक्स्ट डे, जहाँ पर शाओ जो होती है वो रू से मिलने के लिए गई थी। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड निकलते और शाओ ये बोले जा रहे होते कि वो बस अंकल को सीरियस करने के लिए आई है, बाकी कुछ नहीं, वो पैसे और प्रॉपर्टी चाहती है। तभी रू बोल रही होती है नहीं नहीं वो सब कुछ कभी होने नहीं वाला, मैं उससे उसके लाइफ से दूर कर दूंगी। वहाँ पर मेघना जाती है। मेघना बोलती है तुम दोनों मुझे मिस कर रहे थे। शाह को बोलती है कैसी हो बेटी, तुम तो मुझे जानती हो और तुमने इंट्रोड्यूस करवाया नहीं अपनी बेस्ट फ्रेंड और मुझे। तभी रू बोलती है ये कौन है? तभी वो बोलती है अरे ये तो वही है ना, भूल गई, मैं इसके अंकल की वाइफ हूँ, मतलब आई एम वुड बी वाइफ ऑफ शेन भाई। और तुम्हें लगता है इतने लेट नाइट को कॉल करके तुम काम कर पाओगे? और तभी हमें दिखाया जाता है जो शेन होता है वो आ रहा होता है उन लोगों की तरफ से। तभी जो रू थी वो बोल रही थी नहीं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, शेन कभी किसी और के पास नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेरा है। तभी शाओ ये बोलती है जब तक अंकल के बेड नीड्स पूरी नहीं होती तब तक ये उसकी गर्लफ्रेंड आएगी, उसके बाद तो छोड़ देंगे। शाओ जो थी उसको मेघना बोलती है जैसे कि तुम आने वाली हो इसी तरह से तुम्हें ऐसा ही लगता है यार किसी के लिए, तो बैठ तुम्हें थोड़ी सी सबक सिखानी पड़ेगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रू होती है उससे धक्का लगने का ड्रामा करती है, वो गिरती है और ये सब कुछ ना शेन देख रहा होता है और उड़ती है और बोलती है अगर आपको मैं पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ, लेकिन इस तरह से बदतमीजी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो रोते रोते वहाँ से निकलती है और जो हमारा बंदा था वो तो देख रहा होता है, ये उसे बहुत बुरा लगता है जब उसकी आंखों में आंसू थे। वो पता नहीं क्यों फॉर सम रीजन वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता हो जाता है। शाह बोले होते रुको कि डोंट वरी, अंकल उसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। लेकिन वहाँ पर जाता है हमारा बंदा और वो बोलता है तुम दोनों क्या कर रहे थे, तुम लोगों को समझ नहीं आता किस तरह लोगों से बात करनी है, शर्म आनी चाहिए, ऐसा वो बोलता है। अब ये सुन के तो दोनों को बहुत बड़ा झटका लगता है कि क्या सोचे थे ये दोनों और यहाँ पर ये किस तरह से। अब हमें दिखाया जाता है शाओ जो होते ही वो शेन को बता देती है कि वो एक्चुअली उसके स्कूल फ्रेंड हुआ करती थी। वो बोलती है अच्छा। और तभी हमें दिखाया जाता है उसको फ़ोन में मैसेज आता है, मैसेज में हमारी नोटंकी कोई नहीं लिखा हुआ है, होता है कि मैं आप दोनों की खुशी में कभी भी नहीं आऊँगी, अगर ये आपकी गर्लफ्रेंड है तो यू इससे हैप्पी। और ये देख के वो हंसता है और उसके बाद वो धीरे से देखता है बाहर की तरफ जहाँ पर जो मेघना होती है वो गाड़ी के पीछे से उसे देख रही होती है। वो स्माइल करता है, मन ही मन में सोचता है ये लड़की सच में बहुत बड़ी नौटंकी वाली है। और तभी हमें देखा जाता है शाओ जो होती है वो अपने अंकल को बोलती है अंकल मुझे पता है आप उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, पक्का अगर आप दोनों साथ में हो तो कुछ तो मजबूरी रही होगी, मुझे लगता है दादी माँ की वजह से आप दोनों साथ में होगे, टेंशन मत लो सब कुछ सही हो जाएगा, रू आपसे बहुत प्यार करती है। रू बोलने लगती है हाँ मैं सब कुछ हैंडल करने के लिए तैयार हूँ, टेंशन मत लो। तभी जो शेन था वो बोलता है आई डोंट थिंक तुम इस पोजीशन में हो कि मुझे हैंडल करो या फिर कोई भी मेरी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में तुम बता सको। हाँ उसका मेरा रिश्ता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरी होने वाली बीवी है, हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले, तो इस बेटर की शाओ तुम तो मेरी फैमिली वाली हो तो तुम्हें तो समझ आना चाहिए था, या फिर रू तुम अपनी हरकतों से बाज जाओ, क्योंकि दोबारा मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम ये सब कुछ करना बंद करो, डायरेक्ट मैं एक्शन लूँगा, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है जो साओ ना होती है वो बोलती है मुझे पता है आप उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हो और मुझे इसमें कोई इश्यू नहीं, अगर आप दोनों साथ में रहना चाहते हो तो मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूँ। वो बोलती
वो बोलता है कितनी बड़ी नौटंकी हो तुम्हें पता है, तुम जब ओवर एक्टिंग करती हो तो पकड़ी जाती हो। तभी वो बोलती है मैंने तो कुछ नहीं किया, और तभी वो हंसता है और वो बोलता है मुझे अच्छी तरह से पता है ये सब कुछ तुमने किया। तुम कल मेरा फ़ोन रिसीव की होगी और जिसमें पता चला कि रूम से मिलना चाहती है, इसलिए तुम यहाँ पर आके सब कुछ कर रही हो। ये सब कुछ मेरा अटेंशन पाने के लिए कर रही हो ना। ये सुनने के बाद अब मेघना क्या बोलती है, वो बोलती है हाँ ये सब कुछ मैंने तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए किया, लेकिन मैं क्या करती, अगर मैं ऐसा कुछ ना करती तो सब कुछ खराब हो जाता। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और वो बोलता है रू आपसे बात करना चाहती है। तभी वो फ़ोन को लेता, उससे पहले जो मेघना होती है वो अपने हाथ को ऐसे रोक देती है और बोलती है मुझे हाथ में दर्द हो रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो फ़ोन को हटा देता है और उसके बाद रूह की बात को इग्नोर कर कर जो मेघना की बातों को सुनने लगता है। वो खुश होती है और उसके बाद वो बोलता है तुम्हारे ये छोटे मोटे ट्रिक काम होने वाले हैं मुझ पर, तुम्हें ऐसा लगता है मैं इतनी ज़्यादा यूजलेस हूँ। तभी वो बोलती है आपका मतलब, तभी वो बोलता है मुझे पता है ये सब कुछ तुम मेरा अटेंशन पाने के लिए कर रहे हो और ये सब कुछ तुम्हें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी जो मेघना थी वो बोलती है मैं क्या करती, दादी माँ ने बोला हुआ है उनको बहुत जल्द खुशखबरी चाहिए और आप तो मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, तो मैं क्या करूँ, मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। बोल के वो रोने लग जाती है। वो बोलता है तुम बार बार अपनी आंखों से निकालना बंद करोगी, कितनी बार बोला हुआ है मुझे ऐसे लोग पसंद है जो रोंदू होते हैं और तुम एक नंबर की रोंदू लड़की हो, प्लीज स्टॉप इट, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद वो बोलती क्या आप सच्ची में उसके पास नहीं जाओगे, वो बोलता है मैं पागल हूँ जो उसके पास जाऊँगा। वो बहुत खुश होती है। उसके बाद मेघना होती है वो उसे गले लगाती है, जो देखने के बाद जो शेन होता है वो तो शौक में आता है।